नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी हस्ती जुड़ चुकी हैं जिन्होंने अपनी कला से लोक रंगमंच और लोक गायन को नया आयाम दिया, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे नई पहचान भी दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीत नाट्य अकादमी से राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर राकेश भट्ट जी की। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू पूजा। और ये अच्छी बात है कि तुमने अपना इस पॉडकास्ट के ज़रिए एक तो अपने पर्सनैलिटी को लोगों के आगे इसको बहुत अच्छी तरह से पेश किया है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं बहुत पहले से, मुझे लगता है 20 वर्ष पहले पुराना परिचय है तुमसे, तो ये बातचीत और भी सहज रहेगी, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। बिल्कुल, इसीलिए हम पूरी वो करेंगे कि सारी चीज़ें निकल के आएँ जो आज तक लोगों को ना पता हो। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं आपके जो ये करियर था रंगमंच, लोक रंगमंच में करियर, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और इसमें जो अनुभव हैं आपके, कैसे खट्टे मीठे अनुभव जो आपने लिए हैं उसके विषय में। देखिए पूजा, तुम्हारी तरह बहुत से लोगों ने पॉडकास्ट किया है, हम लोग बातचीत करने का अवसर मिला है। ये जो कला, संस्कृति, साहित्य का जो गुण होता है, मैं ये समझता हूँ मनुष्य में एक तरह से जन्मजात होता है, वो परिष्कृत होता रहता है, ये बात अलग है। मेरी फैमिली में हमारे पिताजी के समय, हमारे दादाजी के समय से ये साहित्य, कला, संगीत का माहौल बनता रहा। हम सब जानते हैं कि गढ़वाल में, उत्तराखंड में जो प्रोमिनेंट जो आर्ट है वो हमारी रामलीलाएं हैं। बिल्कुल। और हम उस बात से नकार नहीं सकते कि रामलीलाओं के वातावरण ने एक कलाकार के सृजन में बहुत बड़ी भूमिका दी है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में जितने ऊंचे भी कलाकार होंगे, वो जी, किसी भी शिखर तक गए होंगे, उनकी शुरुआत जरूर रंगमंच की प्रथम पाठशाला रामलीला के मंच पर हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें भी बचपन में कभी बंदर बनने का, कभी राक्षस बनने का अवसर मिला, तो ये एक कौतूहल अपने अंदर पैदा हुआ। और रामलीलाएं तो सब जगह आज भी हो रही हैं, आज तो बहुत अत्याधुनिक तरह से हो रही हैं। हमारे समय में तो बड़ी रिसोर्सेज की बड़ी क्राइसिस रहती थी। हम अपने ही घर के कपड़ों से ही, अपने ही दाढ़ी मूछ लगा के, अपना ही मुखौटा बना करके, अपना ही मुकुट बना करके हम अपना पैशन पूरा करते थे। जी। हमारे गांव में, या हमारा जो इलाका है जहाँ का मैं हूँ, ऊखीमठ जगह है जी। बेसिकली वहाँ पर कलात्मक माहौल हमारे पूर्वजों के समय का है जी। क्योंकि वो एक तो दो तरह से बड़ा इम्पोर्टेंट इलाका है। एक तो वो केदार यात्रा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण जगह है। महत्वपूर्ण जगह ये है कि जो पंच केदारों में से प्रथम केदार की जो शीतकालीन गद्दी है वो ऊखीमठ में वास करती है जी। और 6 महीना वहाँ पर वो भगवान जी उनके दर्शन करते हैं। तो एक तो उस वजह से जो वहाँ पर जो धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल का सृजन हुआ होगा, तो कला पसंद लोग रहे हैं। भगवान के अनुष्ठान में, भगवान की पूजा अर्चनाओं में गीत, संगीत, नृत्य कलाएं होती रही। तो ये नृत्य कलाएं हमारे वातावरण में इस तरह से पसर गई कि घर घर, परिवार परिवार में हम कला पसंद लोग हुए। और उसी कला का जब संचार हुआ तो हमारे परिवार में भी उसका असर हुआ होगा। हमने वहाँ पर पयारी गाना शुरू किया। पयारी एक प्रथा होती है जो भगवान केदारनाथ के और भगवान मद्मेश्वर के आने और जाने के समय में जो गीत प्रथा है, उन्हें पयारी कहते हैं जी। तो हम अपने जो अगली पीढ़ी थी, जो हमसे आगे की पीढ़ी, उनके मुंह से जब इस तरह के मांगलिक गीतों को सुनते थे तो वो हमारे अंदर भी थोड़ी थोड़ी वो बीज जब पैदा हुए। उसके अलावा बहुत से लोकोत्सव हमारे यहाँ पर आज भी होते हैं, जैसे जिसमें से प्रमुख पांडव नृत्य जी, हैं, बिल्कुल, बगड़वाल नृत्य हैं, दूसरी तरह के और तरह फोक फेस्टिवल हैं। तो ये क्या है कि हमारे समाज में हम जैसे जब हम बाल्यकाल में जब हम रहे, तो ये सारी जो इन कलाओं के जो बीज थे वो हमारे अंदर एक संस्कार के तौर पर भरे गए। हमें नाचना सिखाया गया, हमें हल्का ढोल बजाना सिखाया गया और पांडव वार्ता का गाने का अवसर हमें दिया गया। मैं तुम्हें बताऊं कि जब मैं 5 वर्ष का था तो हमारे घर के लोगों ने पांडव नृत्य में भगवान कृष्ण का अभिनय करने का मुझे अवसर दिया। अरे वाह। तो मुझे लगता है कि जो एक ट्रांजिशन होता है ना, जैसे कल जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन बच्चे के अंदर जो होता है, तो एक घटना तो मैं ये मानता हूँ
कि जब वो पांडवों के साथ मुझे नृत्य का मौका मिला तो मुझे आभास हुआ कि अर्जुन कौन है, युधिष्ठिर कौन है, भीम कौन है, द्रौपदी कौन है, वो कैसे अवतरित होते हैं, क्या उनके अंदर की शक्तियां हैं। ये बहुत करीब से मुझे 5 वर्ष की आयु में इस बात का बोध हुआ जी। और उसके साथ साथ जो इसके समानांतर जो रामलीलाएं जब चलती थी जी, तो जी, तब जब लोगों की नज़र गई तो रामलीलाओं में भी मुझे इन्वॉल्व किया गया। दूसरे और भी जो फेस्टिवल थे उनमें भी मुझे इन्वॉल्व किया गया। तो एक तरह का ये कहूँ कि एक जो पहले से जो एक जन्मजात जो गुण रहा होगा उसका विकास होना शुरू हुआ इन लोकोत्सवों से। और बस ये जो पांडव कालीन जो संस्कृति थी वो रच बस सी गई अपने हृदय में और एक अभिरुचि सी पैदा हुई कि ये पांडव हमारे यहाँ इतने विराट स्तर पर, इतने विशद स्तर पर ये लोक नृत्य यहाँ क्यों होते हैं, क्यों हमारे मतलब परिवार का अर्जुन का पशवा कहते हैं, दूसरे परिवार में युधिष्ठिर हैं, तीसरे परिवार में द्रौपदी हैं। तो ये जो बटा हुआ जो हमारा है ये एक ही परिवार से क्यों नहीं होते हैं। तो तब इसकी सामुदायिकता, इसकी कम्युनिटी इम्पोर्टेंस ये जब समझ में आया तो तब समझ में आया कि हमारी जो लोक संस्कृति है वो कितनी गहराई हुई है हमारे अंदर जी। तो तुम्हारा जो ये प्रश्न था कि अपने बारे में कैसे शुरुआत हुई, तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी इस तरह की एक मासूमियत से शुरुआत है जी। और ये जो मासूमियत वाली जो शुरुआत थी ये शुरुआत आपको मतलब दिन ब दिन मंचों पे और मंच करते हुए आज आपने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ में पॉडकास्ट कर सकें। नहीं, मुझे मौका तो मुझे मिला है तुमसे बात करने का, क्योंकि मैंने बहुत से पॉडकास्ट, बहुत अच्छे लोगों के पॉडकास्ट देखे हैं और जब तुमने कहा कि मुझे भी इसमें आना चाहिए तो मुझे ये अवसर की तलाश थी और बातचीत करने का ये अवसर मिला तो अच्छा लगा है जी। तो आपकी जो ये यात्रा रही है, आपने कहा कि आपको ये माहौल घर से मिला था, लेकिन घर से मिलने के बाद मौके मिलते गए तो आपने उन मौक़ों को कैश करते चले गए हमेशा से। तो इसी में हम इस यात्रा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जी। इसके बाद में सर हम जैसे पढ़ रहे थे कि आपने बहुत सारे जो नाटक हैं, आपने नाटकों का निर्देशन किया, जैसे बड़े बड़े नाटक, जैसे चक्रव्यूह उनमें से एक है, ठीक है। इसके बाद जीतू बगड़वाल हो गया, ठीक है, और नंदा देवी राजजात, ये वो नाटक हैं जो मील का पत्थर साबित हुए उन प्रथाओं, उन हमारी लोक जो गाथाएं जो हम गाते आए हैं गाँव में उनके लिए। तो सर जब ये नाटक सब कुछ चल रहा था, ये निर्देशित आप पर, तो किस तरह के अनुभव होते हैं? यहाँ जो जिन बिंदुओं का तुमने उल्लेख किया है जी सर, यहाँ पे आने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पर जाना ज़रूरी समझता हूँ। जब बचपन से जब टीन एज जब हम हुए तो जाहिर सी बात है स्कूल कॉलेजेस की लाइफ होती है। तो स्कूल कॉलेजेस में भी थोड़ा सा मतलब जब ये पता चला कि एक लड़का जो मल्टीपल चीज़ें, जो डांस भी करता है, जो गाता भी है, जो नाटक भी, एक्टिंग भी कर लेता है। स्कूल कॉलेजेस में मेरा एक पैशन था मंच का एंकरिंग करना। जी बिल्कुल, मंच का संचालन करना, और वो जो विधा थी मुझे अट्रैक्ट करती थी। वो इसलिए कि मेरी भाषाई रुचि थी थोड़ी, एक भाषा का विद्यार्थी होने के नाते। तो उर्दू में मेरी रुचि थी, हिंदी में तो जाहिर सी बात है, भाषाओं पर संस्कृत सीखने की मैंने बहुत कोशिश की। अंग्रेज़ी में ज़रा हाथ तंग ज़रूर रहा, लेकिन कोशिश करी। मैं ये कह सकता हूँ कि जो साहित्य की जो विधाएं थी जिसमें जी, तो मंच पर एंकरिंग करते हुए काफ़ी लोगों ने जब देखा, सुना, गाते हुए भी देखा। उसके साथ साथ हमने बहुत से ऐसे इवेंट किए जो अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते थे। बिल्कुल। जब मैं इंटरमीडिएट रुद्रप्रयाग से करने के बाद, उससे पहले हाई स्कूल ऊखीमठ इंटर कॉलेज से करने के बाद फिर पीजी कॉलेज अगस्तवनी में मैं गया। वहाँ पर एक टर्निंग फेज़ आया कि 92 में एक मिशन आया जो नेशनल लिटरेसी मिशन करके एक आया था। उसमें कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाना था, तो कुछ ऑडिशन के लिए बुलाया गया। उन्होंने गोपेश्वर, तब डिस्ट्रिक्ट 1 हुआ करता था चमोली 90 में जी। तो मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं गोपेश्वर गया, वहाँ एक वर्कशॉप हुई। वर्कशॉप के बाद भी एक उनको कुछ बच्चों को दिल्ली ले जाना था जी। तो दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में हम लोग 1 महीना रहे। वहाँ पर एक अलग तरह की क्रांति आई, एक मैं कह सकता हूँ कि अपनी पर्सनैलिटी में। वो लिटरेसी मिशन के से जुड़े हुए कुछ नुक्कड़ नाटक, कुछ फोक ड्रामा और कुछ साइंटिफिक जो प्रोग्राम्स होते थे वो उन्होंने सिखाए। तो एक अलग तरह की लीडरशिप पैदा हुई
जी। यानी मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत भी कमियां रही होंगी वो वहाँ वो जाके बोलने में हो सकती हैं, गाने में हो सकती हैं, एक्टिंग में हो सकती हैं, प्रेजेंटेशन में हो सकती हैं। तो उस कार्यशाला ने पूरी लाइफ मेरी चेंज कर दी, दिल्ली की वर्कशॉप में। वापस जब मैं आया तो मैं तुम्हें बताऊं कि तब मेरी उम्र 21-20 वर्ष रही होगी। मैं MT बना गया। MT कहते हैं मास्टर ट्रेनर इन नुक्कड़ ओके का जो जी। प्रशिक्षण होता है। तो मैं जगह जगह फिर मुझे प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। जी। 21 और वर्ष की आयु। 21 वर्ष की आयु में चमोली डिस्ट्रिक्ट में मैं उन गिने चुने MTs में एक MT में भी था। और अपने पिता की उम्र के लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग सा था, एक सुखद एहसास था। और एक होता ना कि जब पिता की उम्र के आदमी को भी आप सिखा रहे हैं तो उसका आपके लिए इज्जत करना एक स्वाभाविक सा होता है। और जब ये इज्जत नवाजी होती गई तो अच्छा लगा। फिर ये मन हुआ कि मेरे लिए शायद यही क्षेत्र बना हुआ है, कला, साहित्य, संगीत, थिएटर और ये तमाम चीज़ें। मतलब आपको वहाँ पे ये महसूस हुआ मुझे। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने उस दौर में, जबकि बहुत टीन एज, जब खेलने कूदने की उम्र होती है, हमने चमोली ज़िले के लगभग 150 विलेजेस कवर किए हमने अपने कला जत्था के माध्यम से। उसका लीडर हुआ करता था। बहुत से लोग हैं, उस दौर के लोग हैं। और उन 150 विलेजेस के विजिट के बाद मुझे उत्तराखंड का जो रेयर समाज है, फोक लाइफ है, बहुत से ऐसे गांव जहां मीलों पैदल चले हम, रात ठंड में बिताई हमने, यानी गौशालाओं में भी रहे कहीं कहीं हम। तो वो जो हमने लाइफ देखी तो मन में पूरी तरह से भर गया कि जो ये फोक लाइफ है और फोक लाइफ से जुड़ा हुआ जितना भी फोक आर्ट है, इसको हमारे समाज में अब जबकि उपेक्षित पड़ा हुआ है, इसको मुख्य स्ट्रीम में लाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि ये जो अपने व्यक्तिगत जो यात्रा मेरी रही है, उस दौर के बहुत से साथियों को आज भी मुझे याद आती है कि हमारे साथ जो संघर्षों में रहे, वो भी याद करते होंगे उस दौर को। 150 गांवों की पैदल यात्राएं शायद सामान्य नहीं था उस समय। बिल्कुल। और 2-3 महीना इस पूरे यात्रा, 3 महीने कम से कम इस यात्रा में ले गए। जब मैं घर आया तो मेरी लंबी दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल बड़े से हो गए, तो घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया था। लेकिन हमने कहा भाई हम वही हैं, मैं वही हूँ, आप ही का बेटा हूँ। तो ये जो कलात्मक तरह का जो ये ट्विस्ट आया लाइफ में जी। ये एक अलग तरह का मैं समझता हूँ कि एक तो आपके अंदर एक लीडरशिप डेवलप हुई, एक आत्मविश्वास बहुत उसमें 100% बढ़ोतरी हुई। और पब्लिक डोमेन में किसी भी विषय पर, किसी भी फैक्ट पर आप बहस कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। ये एक मेरा मतलब मुझे लगता है कि एक ये यहाँ पर एक सोशल चेंज मेरे अंदर आया है। उससे पहले थोड़ा दब्बू किस्म का था, बात करने में घबराता था, भाषण देने में घबराता था। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो सारी चीज़ें दूर हुई। अब जो ड्रास्टिक चेंज है, जो अब तुमने चक्रव्यूह और ये सब कहा, जी सर, क्योंकि ये पांडव प्रथाएं जो थी, बगडवाल की प्रथाएं जो थी, ये बचपन से तो हमने देखी, आज भी देखते हैं। जी। जब मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में आया बतौर स्टूडेंट, तो पता नहीं तुम्हें याद होगा ना होगा, पहले मैं गज़लें भी गुनगुनाता था। याद है, अभी भी सुनती हूँ मैं आपकी गज़लों को। हिंदी नगमे गाया करता था जी। इस एनुअल फंक्शन जब होते थे तो हमेशा मैं अव्वल रहा। मतलब हर इनाम मैंने अपने नाम किया, चाहे वो कव्वाली का हो, चाहे गज़ल का हो, चाहे लोकगीत का हो, चाहे ग्रुप सॉन्ग का हो। अभी भी वो मेरे घर में ट्रॉफीज पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। 96 का दौर रहा होगा जब ये सब मैं कर रहा था यूनिवर्सिटी में। तो प्रोफेसर DR पुरोहित जी सर की नज़र पड़ी मुझ पर। जब मुझे लगता है उस समय वो ADSW हुआ करते थे, असिस्टेंट डीन स्टूडेंट वेलफेयर। वो कल्चर और ये सब देखते थे। तो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन सेटअप वहाँ पर तैयार किया था कि वो जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं तो कैसे होने चाहिए। उन्होंने एक बढ़िया सा होमवर्क करके एक फॉर्मेट तैयार किया था। मुझे उन्होंने एक दिन कहा घर बुला करके अपने कि ये जो तुम गा रहे हो, इसको अगर आप सीधे सीधे स्विच कर दो अपने आप को फोक सिंगिंग में, तो लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैंने कहा बताइए किस तरह से हो सकता है फोक जी। हालांकि अपनी मेरी रुचि है फोक में। तो फिर हम उनके साथ जुड़े। तो उनकी एक संस्था
चूंकि हम शेलनेट में जुड़ गए थे, शेलनेट में भी जुड़ने का उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया। उनकी एक और जो फोक आर्ट बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन था, विद्याधर श्रीकला, मुझे लगता है तुमने भी उसमें काम किया है जब हमने नंदा राजजात किया था। तो और देखने वालों को बता दूं कि पूजा सिर्फ पॉडकास्ट नहीं कर रही है, ये हमसे मतलब मेरे साथ की ये थिएटर पर्सन भी रही हैं। तो वो उस दौर की मुझे याद आ रही है तुम्हें देख करके। तो उन्होंने NSD के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जी। 5 भाई कठैत करके और साधु नाम क्षेत्रपाल कुंवर जी। तो शिरीष डोभाल जी जिन्होंने शेलनेट की स्थापना की थी, NSDN है, 80 के दौर के वो पास आउट हैं, तो उनकी मदद से 2 प्ले हमने 99 में हमने तैयार किए श्रीनगर में, जिसमें तुम्हारी सिस्टर जी बिल्कुल अलका भी रही। उन्होंने जिया रानी का एक शो में उन्होंने भी प्ले किया था जी। तो वो बहुत सक्सेस हुआ। DR पुरोहित साहब की जो स्क्रिप्ट थी, उनके बनाए गए जो बहुत बढ़िया उसमें जो डायलॉग थे, और उनके जो रिसोर्स पर्सन थे वो गिरिराज जी थे, एक जकोली ब्लॉक के वो थे। तो वहाँ से वो कथा उठा करके पहली बार हम उनके बदौलत, शिरीष डोभाल जी और इनके बदौलत NSD गए थे, भारत रंग महोत्सव, जो एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल होता है। और जब वहाँ प्रवासी लोग हमें देखने आए तो उसमें मैंने सूत्रधार का रोल किया था जी। तो वो एक स्टाइलिश रोल था, वो भड़ौली शैली कहते हैं उसे। भड़ौली शैली का मतलब होता है वीरों की कथा गायन को भड़ौली शैली कहते हैं। उसमें सूत्रधार का हमने रोल किया। बहुत से साथी लोग थे उसमें, प्रेम मोहन डोभाल जी, गोकर्ण बमराड़ा जी और बिमल प्रसाद बहुगुणा जी, ये ऐसे नाम हैं, बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट हैं। तो ये जब अभिमंच नाम का एक ऑडिटोरियम दिल्ली में हुआ करता था, तो जब मैंने नरेशन जब कथा का किया जी, अलम माई मर्दान का चेला सिंगस्ती पाटा शेर का बच्चा, निमो का फाड़ा, कगरेला जोंगा, मुंगरेल पिल्ली, इन छाबल से 5 भय कठैत। और ये जो इस तरह की जो राइम थी, जो पुरोहित साहब ने कलेक्ट करी, गिरिराज साहब से कलेक्ट करी, और जब मैंने ये स्पीच जब वहाँ बोलनी शुरू की और नाटक जब खत्म हुआ, तो मुझे याद है पूजा की स्टैंडिंग ओवेशन मुझे मिला जब मेरा परिचय हुआ। तो ये क्या है कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे लोक की ताकत है। बिल्कुल सर। हमारे लोक में जो कहावतें हैं, जो मुहावरे हैं, जो कथोपकथन है, ये उसकी ताकत है। और मुझे ये लगता है कि फोक थिएटर के हिस्ट्री में दिल्ली के लोगों ने या हमारे कम्युनिटी ने पहली बार ये जाना कि भड़ौली शैली के नाटकों में कितनी ताकत होती है। बिल्कुल। ये 99 में हमने तैयार किया था और 2001 में जब ये NSD के अंदर हुआ, तो आज भी मेरी स्मृतियों में वो बहुत इस तरह से जिंदा है। मुझे लगता है कि मेरे थिएटर करियर का एक पहला टर्निंग पॉइंट यहाँ पर रहा जी। उसी के पैरेलल हमने सेकंड फेज में साधु नाम क्षेत्रपाल कुंवर करके किया था। पता नहीं तुमने देखा होगा, नहीं देखा। वो कुछ एक प्रेम कहानी पर है और ऐसा बताया जाता है कि 11 गांव हिंदाओं की तरफ इस कथा को गाने वाले जो थे लोग हैं, उसमें तुमने उनका बचन देई और जी बिल्कुल उनके हस्बैंड थे, उनका सुना होगा गायन। तो ये वहाँ से उन्होंने लिया और ये डॉक्यूमेंटेशन करके प्रोफेसर पुरोहित साहब और शैलेंद्र तिवारी इन्होंने ये डॉक्यूमेंट करके हमने फिर इसको भी तैयार किया। और उसमें मैंने कोतवाल का अभिनय किया था। और सविता का तो पता होगा तुम्हें, सविता ने उसमें कोतवाल की पत्नी का, और बहुत से लोग थे उसमें, अब तो नाम इतनी स्मृति में है नहीं। तो ये जो 2 प्ले NSD के अंदर हुए, तो यहाँ से अब लगा कि देखिए, तुमने जब कैरियर की बात करी तो NSD के अंदर हम गए जी, वहाँ लोगों ने अप्रिशिएट किया। और ये उस समय वो भी मैं दौर मानता हूँ कि इन लोगों ने मेहनत से, अपने लगन से और लोक के प्रति अपना लगाव जो था, जब NSD के अंदर जब हम गए तो पहली बार इतने अच्छे स्तर पर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का जब प्रतिनिधित्व हुआ, तो इसे मैं एक माइलस्टोन मानता हूँ गढ़वाल के थिएटर के लिए जी। फिर तो ये लगा कि NSD से हमारा फिर नाता बनता जुड़ सा गया था। उसके बाद चक्रव्यूह का आपने जिक्र किया, तो चक्रव्यूह तो उसके बारे में तो कितना कहें, सब कम है। ये जो चक्रव्यूह की शुरुआत हुई वो गांधारी गांव है एक रुद्रप्रयाग के अंदर जी। उस वक्त हम लोग जब स्क्रिप्ट बनी थी, प्रोफेसर पुरोहित साहब ने, आचार्य कृष्णनंदन नौटियाल जी ने, सर्वेश्वर दत्त कांडपाल जी ने, जब 3 लोगों ने ये स्क्रिप्ट बनाई, तो ये
ढूंढा जा रहा था कि कहाँ सबसे पहले इसका प्रयोग किया जाए। तो गांधारी नाम का एक जगह थी जहाँ पर पांडव नृत्य हो रहे थे, वहाँ हम लोग गए। तो सुरेश काला जो बीएनए के थे, ये इसके डायरेक्टर रहे पहले, और पूरी तरह से जिस तरह से कॉन्सेप्ट बनाया जो पुरोहित साहब ने इन दो लोगों की स्क्रिप्ट की मदद से, आचार्य कृष्णानंद नौटियाल और सर्वेश्वर दत्त कांडपाल, और गांधारी में जब हमने इसका प्रयोग किया तो ये काफ़ी हद तक सक्सेस रहा। हालांकि बहुत सक्सेस नहीं रहा, सक्सेस जो रहा वो ये कि उसकी जो हमने म्यूज़िक जो मैंने बनाया था उसका जैसा जैसा उन्होंने मुझे धुनें बताई पुरोहित साहब ने, लेकिन वहाँ हमने पात्रों से ये संवाद बुलवाए, पात्रों से गवाया, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें कुछ अधूरापन सा रह गया। बाद में जब हमने श्रीनगर GINTI के ग्राउंड में जब ये किया था तो फिर हमने ये आइडिया डेवलप किया कि इसको पार्श्व गायन में रखा जाए, सिंगर्स प्रोफेशनल रखे जाएं, वादन प्रोफेशनल रखा जाए, और जो पात्र हैं वो उसको इनएक्ट करें, वो लिप्स करें, लिपसिंग करें। और वो सक्सेसफुल नाटक जो चक्रव्यूह का हुआ वो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि श्रीनगर उस दिन पूरा जाम हो गया था। मेलार्थी जो थे वो सब चक्रव्यूह अपने अपनी जगह आ गए, पूरा बाजार जाम हो गया, चरखियां चलनी बंद हो गई, वो जितने भी भोंपू चलते हैं सब चलने बंद हो गए। और पहली बार श्रीनगर के इतिहास में ये स्वर्णांकित अक्षरों में लिखा गया कि लोक नाटक की जो विशालता है वो कितनी बड़ी होती है, वो चक्रव्यूह ने बताया। और मुझे खुशी है इस बात की बताने में कि तब से लेकर डिफरेंट ग्रुप के जरिए, डिफरेंट लोगों के जरिए हम 1000 से ज़्यादा बार चक्रव्यूह को कर चुके हैं। अभी हम ऊखीमठ में लेटेस्ट जब हमने किया तो पता नहीं ये किसी के लिए यकीन करने वाला हो ना हो, 25,000 लोग अपने स्थान पर जड़वत इस नाटक को देखते रहे। और ऐसे छोटे से कस्बे में 25-30 हज़ार लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और जब लोग नाटक ख़त्म होने के बाद जब घर लौट रहे थे तो आपने कभी गाड़ियों का जाम लगते तो देखा होगा, उस दिन मनुष्यों का जाम लगा, घर बहुत मुश्किल से पहुंचे लोग। तो मैं ये समझता हूँ कि लोक नाटकों की ताकत है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसका आगे जिक्र हो सकता है। सर, आपने लोक नाटकों की बात की, तो लोक नाटकों में क्योंकि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, हमारे अपने बीच के कैरेक्टर्स होते हैं, हम उनको देखते हैं, हम देवताओं के पाठों की बात करते हैं, बहुत अलग अलग तरह की विधाएं। जब ये सब करते हैं हम इन्हें, यानी नाटकों को मतलब पात्रों में बोलते हैं कि आप कीजिए इसे एक्ट के रूप में, तो उस समय किस तरह की चुनौतियां होती हैं? क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि अगर किसी देवता, जैसे नंदा देवी राज्यात की अगर हम बात करें तो उसमें नंदा का जिक्र था, तो नंदा के जिक्र के दौरान क्या कभी इस तरह की कोई घटना, या किसी प्ले को शुरू करने से पहले स्तुति करना कितना आवश्यक होता है? देखिए, हमारी जो रिचुअल्स हैं जी, वो जो पहले से एस्टेब्लिश है जी, जो मान्यता जिनको मिली हुई है, जिन रिचुअल्स को, वो तो हमें करना ही पड़ता है। जैसे चक्रव्यूह का जिक्र है, शुरुआत, तो जब हम चक्रव्यूह बनाते हैं तो सबसे पहले वहां पर श्रीफल का दान करते हैं, उसका चौतरफा 14 दिशाओं को उसका भेंट करते हैं, ताकि जितना भी अनिष्ट होने को है संभावित वो टल जाए। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि, हालांकि हमारे साथ नहीं हुआ है, लेकिन फोक प्ले में जो अन्य जगह होता है, चक्रव्यूह में अभिमन्यु का पात्र कुछ देर मूर्छित हो जाता है, कभी कभी होश में नहीं आता है, या दूसरे और पात्र होते हैं, या उस दृश्य को देख करके जो महिला पात्र है वो द्रवित हो जाती है, वो मूर्छित हो जाती है। तो इन सब को पार पाने के लिए ये छोटे रिचुअल्स हमें करने पड़ते हैं। और कहीं कहीं अभी तो जो जहाँ फोक थिएटर होता है वहाँ तो बकरी मारने का भी प्राविधान है। अच्छा। हाँ, हालांकि ये मैं समझता हूँ कि अब इस धारणा को हमें बदल लेना चाहिए, क्योंकि मन मस्तिष्क से अब अगर आप मजबूत हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इन धारणाओं को भी हमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर, जैसा कि आपने ये प्रश्न किया है मुझसे, तो हमें सावधानियां रखनी पड़ती हैं। पता नहीं तुम्हें ध्यान हो ना हो, एक बार एक शो हम कर रहे थे तो नंदा की जो पात्र थी तृप्ति नाम था जी, तो आखिर में जब नाटक खत्म हुआ तो वो मूर्छित हो गई थी, और बहुत मुश्किल से फिर हम उसको होश में लाने का हमने प्रयत्न किया, तब जाके आधा पौन घंटा उसको लग गया था। एक और मैं घटना बताता हूँ। रुद्रप्रयाग के पास में एक सम्राट वेन्यू है, होटल करके, कलियासौड़ और धारी देवी के आसपास। तो वहाँ पर उस समय रुद्रप्रयाग के वो डीएम थे मिस्टर
मंगेश घड़ियाल जी। तो उन्होंने कोशिश की थी कि डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे ये जो नंदा का प्ले है आपका, नंदा की कथा जो डॉक्टर नंद किशोर अटवाल साहब का है, इसके भी हम 1000 शो कर चुके हैं नंदा की कथा के। तो हम वो प्ले कर रहे थे तो अचानक क्या हुआ कि कॉस्ट्यूम पहनते पहनते और जो हमारी गर्ल्स कैरेक्टर थी वो अपने जो कॉस्ट्यूम रूम में थी, वहाँ एक ने रोना शुरू किया, दूसरे ने रोना शुरू किया, तीसरे ने, और सारी लड़कियां रोने लगी, जोर जोर से रोने लग गई। मतलब एक दूसरे के जैसे पागलों की तरह इधर से उधर दौड़ने लग गई, उधर से इधर दौड़ने लग गई, और एक दूसरे पे मतलब हाथापाई की नौबत आ गई। तो कुछ देर तो हमें समझ नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एक पंडित जी थे हमारे साथ में, तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा कुछ यत्न करके फिर उन बालिकाओं को शांत करवाया, और धीरे 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 करके फिर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में हुई। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारी, जो लोक मान्यताओं की जो मैं बात कर रहा था, अगर हम इसको विधि विधान से नहीं करेंगे तो ऐसा भी संभव है। एक और मुझे घटना आती है याद, एक टिहरी ज़िले के अंदर एक गांव है इधर घनसाली के पास में, जुनाड़ा जी एक गांव है, वो जो टिहरी की पॉकेट विलेज में है। तो चक्रव्यूह का मंचन हो रहा था, तो अभिमन्यु का जब नाटकीय वध होता है, तो हमारे लिए तो नाटकीय वध है, लेकिन गांव के लोग उस इमोशन से इतने गहरे जुड़ गए कि पूरा का पूरा गांव इतना इमोशनल हो गया कि सब ने अभिमन्यु को घेर दिया, महिलाओं ने, पुरुषों ने, जो हमारा पात्र था, और कहने लगे कि अब इसको आप नहीं ले जा सकते हैं, अब ये हमारी प्रॉपर्टी है, और उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया उसके हाथ से। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सभी से निवेदन है, भाई ये हमारा नाटक है, इसमें हम भी नाटक कर रहे हैं, ये सचमुच नहीं मरा है। नहीं, उन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया। तो आधा घंटा इस सुलह कराने में लगा। अगर मैं उसका वीडियो तुम्हें उपलब्धि करवा सकता हूँ जी, जरूर दीजिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये इसका मतलब ये होता है कि जो सांस्कृतिक रूप से जो गहरी आस्थाएं जी, वो आज भी इतनी गहराई हुई हैं। हम कितने भी अत्याधुनिक हो जाएं, कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर का जो स्व है वो समाप्त नहीं हो सकता है। तो ये बहुत सी ऐसी रोचक घटनाएं हैं हमारे जी, बहुत अच्छे। और बहुत सी जगहों पे तो ऐसा भी हुआ कि कौरव पात्र जो होते हैं, कौरवों को मारने के लिए ऑडियंस के लोग दौड़े हैं, और कौरव अपनी जान बचा के छुपे हैं झाड़ियों में कहीं। अच्छा, बहुत से हमारे ऐसे भी, हाँ ये जुड़ाव है ये जुड़ाव, तो ये भी एक कौतूहल है अपने आप में जी। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के में घुस जाते हैं, यानी उसे जीने लगते हैं, महसूस करते हैं, तो फिर वो जुड़ाव के बाद तो ये सारी प्रतिक्रियाएं देना स्वाभाविक सी हो जाती हैं। सर अब बात करी चक्रव्यूह की, और चक्रव्यूह की बात बिना गीत के कैसे संपन्न हो सकती है? बिल्कुल, तो गीत बिल्कुल। जो आप जी, हाँ, ये चक्रव्यूह एक माइलस्टोन है, और इसमें उन सब लोगों को मैं फिर से बहुत, उनका जो प्रयास है वो बहुत प्रणम्य है, बहुत स्तुत्य है। आज इस ऊंचाई पर जो चक्रव्यूह को सुना जाता है, गाया जाता है, इसके बारे में जिक्र होता है, तो ये उस मेहनत को भी सामने लाना मेरी जिम्मेदारी है कि पूष माह की रात को हम जब ठंड के दिनों में बैठा करते थे इसकी रिहर्सल के लिए पुरोहित साहब के घर पे, के.एन. नौटियाल साहब भी आते थे, अपने सर्वेश्वर दत्त कांडपाल जी, प्रेम मोहन डोभाल जी जो इसके कॉस्ट्यूम पर बात करते थे, सुरेश काला जी इसके ड्रामेटिक डिजाइन पर जो बात करते थे, और वैसे बहुत से पात्र जो अभी तक आपको पता नहीं, यकीन होगा ना होगा, 1000 से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, और आगे भी होंगे, होते ही रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा चिरंतन, एक ऐसा प्रोडक्शन है जो ताजीवन हमारे रहेगा, जब तक हम रहेंगे ये करते रहेंगे, हमारे बाद भी रहेगा। तो ये हमने एक लकीर ऐसी खींची है जिसको लोग आगे कैरी करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात जो है, इसकी जो प्रेजेंटेशन जो है वो एक नृत्य नाटिका स्टाइल में है, और इसकी जो गायकी है ये हमारी परंपरागत गायकी से अलग नहीं है। जो है गायकी, इसमें पंडवाणी भी है, इसमें नगवाली भी है, इसमें रासे भी हैं, इसमें बारता भी है, इसमें बगड़वाली की धुन भी है, इसमें गोपीचंद भी है, इसमें जो गुरील एक प्रथा होती है वो भी है। तो ये जो एक पुंज है, इस पुंज का जो समावेश है, इसका अच्छा और बहुत अच्छा लगने की वजह ये है कि तमाम तरह के इसमें जो हमने रंग दिए हैं,
तो उसकी कुछ वानगी मैं आपको बिल्कुल सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे श्रोताओं के लिए। ये जो शैली है ये पंडवाणी जी और वार्ता शैली हमारे केदार वैली में इसे कहा जाता है। धनुर्वेद तय साक्षी धरिक 7 चक्रमंडल एक गर्भमंड वालो यो जो म्यूरंचे सो यो धरती मान भूतो न भविष्यति। धनुर्वेद तय साक्षी धरिक 7 चक्रमंडल एक गर्भमंडल वालो यो जो म्यूरंचे सो यो धरती मान भूतो न भविष्यति। जयमा 7 द्वार 7 कोण 10 दिग्पाल छन 13 अक्षोणी के सेना द्वारों की रक्षा कनीच। प्रथम द्वार द्वितीय द्वार और 7वां द्वार पर 3-3 अक्षोणी सेना सजीच और बाकी द्वारों पर 1-1 अक्षोणी सेना सजीच। चक्रव्यूह भेदन की कला मेरा अर्जुन का अलावा और कोई भी नहीं जान दो, पर अर्जुन तो आज सप्तकों का युद्ध में जयू चाह। ये कारण से आज पांडवों की हार और कौरवों की जय होली। ये गुरु द्रोणाचार्य जब उद्घोष कर रहे हैं इस बात का कि ये जो चक्रव्यूह रचा गया है इसमें इस तरह के इसके कैरेक्टर है, इस तरह की विशेषताएं हैं, जिसमें 10 दिक्पाल हैं, 7 द्वार हैं, 13 कोण हैं। पहले द्वार पर दूसरे और 7वें द्वार पर 3-3 अक्षोणी है, बाकियों पर 1-1 अक्षोणी है। और चक्रव्यूह भेदने की कला मेरा और अर्जुन के अलावा और कोई नहीं जानता, लेकिन वो अर्जुन नहीं है। और ये तय है कि आज पांडवों की हार होगी और हमारी जीत निश्चित है। और हमारी जीत निश्चित है। तो ये जब कागली गई है युधिष्ठिर के पास, तो युधिष्ठिर की विविधता देखिएगा। अरे कौरव दल भट्टी भूलो आइच कागली पंछी पाराण रयो बाहु नीच बल हिरण माज जान आज कोहलु भय भड़ा हे अर्जुन छयो लाज शोभि नीच आज। हे असद का दिन है गया करम का फिरा औदा दिन जांदी रात नी लगदी देरा। बोल भुला भीम तू भी जलियो पार, बोल भुला भीम तू भी जलियो पार। नकुल सहदेव आएंगे बयार असंद का दिन भुला हमारा ऐगिन मेरा स्वीणा आज स्वीणा बनी गैना। ये जब वहां पर अर्जुन नहीं है तो भीम एकमात्र है। भीम से पूछा जा रहा है बोल भुला भीम तू भी जल पार। उधर जब अभिमन्यु इस पूरी विवशता को देख रहा है जी, जब वो देख रहा है कि अब किसी के बस का अब थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, तो वो प्रकट हुआ और कहने लगा जदेव लगोंदो युधिष्ठिर महाराज की कुटिमा, जदेव लगोंदो माता द्रौपदी की कुटिमा, जदेव लगोंदो 5 भय पणोतई, जदेव लगोंदो 5 भय पणोगा। हे बड़ा मैं जालू चक्रव्यूह में आज राखियों लो जय की ये कुल की लाज। आज शेर घोर मुनित शेर को अंशवीर में घोरे मुछऊं। जब शेर नहीं है तो शेर का अंशी है, तो यही है। और जब ये देखा कि एक 14 वर्ष का बच्चा बोल रहा है कि मैं जाता हूं, तो युधिष्ठिर महाराज जी पूछने लगे सुन दो मेरा लाडा सुन, हे अर्जुन की आंखों का उजाला सुन, सुन दो मेरा लाडा सुन, हे अर्जुन की आंखों का उजाला सुन, हे सुभद्रा की जिकुड़ी का प्यारा सुना। बेटा चक्रव्यूह मात जाने की सारना त्वेन, अरे बड़ा बड़ा भड़ो दगड़ी भिरने की सारना त्वेन कख बैठी सुने। जवाब सुनिए।
सुना धर्मराज जी मैं ला दूं अपनी बात, अरे माता सुभद्रा का महल माजे एक रात, बाबा जी कौन होए। हे चक्रव्यूह तोड़ने की कथा सुनाए तो न, भैर होने की सारना बतौना छाया, माता तह निंद्रा आएगे। ये कथा क्या है कि मैं माँ के गर्भ में था और पिताजी बता रहे थे, सातवें द्वार की विद्या बता रहे थे, तो माता को निद्रा आ गई। अब ये तो गारंटी है कि 6 द्वार तक मैं जा सकता हूँ। 7वें पर आप दुआ करिए, प्रभु से कामना करें कि मैं युद्ध जीता हूँ। बस ये इतना मतलब डूबते को तिनके का सहारा। जब कोई नहीं है तो भेजना तो है। और जब ये गीत जब आया तो पांडव बड़े द्रवित होकर के 14 वर्ष के बच्चे को भेज रहे हैं, और किस तरह से बोल रहे हैं, सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तो रे, सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तो रे, युद्ध भूमि माज लाड़ा बड़ा बड़ा वीर, बड़ा भारी भड़ तक बड़ा भारी जोधा, छलकारियों का बीच लाड़ा सुध बुध ना खोए, सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तो रे, ये तेरो रच पाल बोलो बड़ा भीम जोधा, दृष्ट दुम्न सात्विकी वीर संग माचलिला, बरियों का चौर छतर भूया बिछे दे, सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तो रे। तो ये बड़ा द्रवित करने वाला गीत है। और पांडवों की अश्रुपूरित विदाई के बाद जब अभिमन्यु 6 द्वार पर वीरों से लड़ते हुए जब 7 द्वार पर अधर्म से मारा जाता, तो कथा सब जानते हैं और बहुत वो तो रुला देने वाली कथा है। और उसके बाद अर्जुन का आना, फिर उस अर्जुन का विलाप करना, फिर अर्जुन प्रतिज्ञा करना कि कल के सूरज अस्त होने तक अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं ही चिता समाधि ले लूंगा। और उसके बाद की जो कथा है उसको हमारे लोक में कमलव्यूह के नाम से जाना जाता है। तो ये लंबी चौड़ी कथा है, बहुत सूक्ष्म संक्षेप में यही इतना बता सकता हूँ। आपने जो ये पूरी पांडव की जो छोटी छोटी चक्रव्यूह एक जो आपने दिया है, पूरा चक्रव्यूह जो नाटक है वो ऐसे सामने घूम रहा है, क्योंकि मैंने उसे बहुत करीब से देखा है और महसूस कर सकती हूँ कि किस तरह से एक माँ विवश थी, पिता विवश था, और वो छोटा। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बोध करवा रहे हैं कि ये तेरा निजी कर्तव्य था, एक पुत्र के रूप में जो तूने शहादत दी है, ये इस पृथ्वी पर, इस भारत माँ पर तेरा एक कर्ज था। तो वो गोपीचंद भी जब गाया जाता है तो वो बड़ा इसके एक दर्शन का एक पक्ष देखेगा। शोक न कर तू हे अर्जुन भय, ये दिन आंदा रहंदान, वीर जोंदा जोर दिखे की आंसू दे की चली जांदा, ये को शोक न कर है अर्जुन, युत अमर हुए चली गई, ये को शोक न कर है अर्जुन, युत अमर हुए चली गई, महाभारत जननी का ऋण से आज उऋण तू है गई, आज उऋण तू है गई। ये एक ऋण था और ये जिससे उऋण हो गया है। तो ये भगवान कृष्ण का दर्शन है। और अर्जुन कहीं ना कहीं इस बात से संतोष उसे प्राप्त करना होता है कि ये एक ऋण था जिससे मैंने उऋण हुआ हूँ। तो ये एक बड़ा मार्मिक कथा है। और हमारे पहाड़ के लोक नाटकों की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ज़्यादातर लोक नाटक दुखांत में समाप्त होते हैं। तो चक्रव्यूह एक दुखांत लोक नाटक है जिसमें समाज में बहुत गहरी मान्यता है और
हर गांव, केदार घाटी के तो लगभग हर हर गांव में ये एक विधा है। और इसमें सिर्फ बात इतनी है कि ये 2001 से इसमें एक ड्रास्टिक चेंज ये आया कि ये स्क्रिप्ट जब सामने आई इन लोगों के द्वारा, तीनों लोगों के द्वारा, तो ये बहुत इसने लोकप्रियता पाई और जगह जगह ये किया जाता है, इसको पसंद किया जाता है। मैंने खुद ही कहा है कि हम 1000 से ज़्यादा बार इसको कर चुके हैं। जी, एक प्रश्न है कि जब आप गीत गाते हैं इसके, आपको अंदर से कैसा महसूस बिल्कुल होता बिल्कुल। है? देखिए, ऐसा होता है कि एक बाप के तौर पर अपने बेटे की छवि, एक भाई के तौर पर अपने भाई की छवि, एक परिवार के तौर पर परिवार के एक सदस्य की छवि उस बेटे में दिखाई देती है। और जब ये दृश्य होता है तो आज तक मैंने ये नहीं देखा पूजा कि वो उसका वध कैसे हुआ, क्योंकि आंखें खुलती नहीं है उस समय। अंदर से जो गायन होता है वो खुद भी आंखें गीली कर देता है, हृदय को द्रवित कर देता है। और मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने ऐसा दृश्य सामने से देखा हो, क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो गा नहीं पाऊंगा। और जब मैं दूसरों को, औरों को भी रोते हुए देखता हूँ, हमारे आसपास बहुत सी ऑडियंस होती हैं, बहुत सी ऑडियंस तो मतलब कूद जाती हैं, तो ये सब न देखूं इसलिए मैं आंखें बंद करके गाता हूँ। और इसलिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं क्योंकि मेरे गायन में बहुत अति भावुकता ना आ जाए, और अति भावुकता भी कलाकार के लिए दोष का कारण बनती है। तो मैं उस दोष का भागी न बनूं, इसलिए मैं आंख बंद करके मन से इसको गाता हूँ। कभी भी इन वीडियोस को अगर आप देखें तो ऐसा जेस्चर आप देखेंगे मेरा। जी जी जी। और सबको ये लगता है कि सर जो हैं अभी आंखें बंद करके मग्न हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जानबूझ करके आंखें बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसके साथ में जो पात्र होते हैं, अभिमन्यु के साथ में जब वो उसका शव जब लाया जाता है तो वो भी रोने लगते हैं सचमुच में। जी, सच में रोते हैं, सच में रोने लगते हैं। तो उनको देख करके भी रोना जाता है, ऑडियंस को देख के रोना जाता है। मेरे साथ गाने वाले जितने हैं वो सारे रोने लगते हैं। तो ये सारा माहौल न देखूं मैं, इसलिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। अगर दर्शकों को ये लगता है कि मैं मग्न होकर गा रहा हूं तो ऐसा नहीं है। वो मुझे जानबूझ करके आंखें बंद करके उस भाव को लाना पड़ता है। तो एक दो तरह के चैलेंजेज होते हैं, एक तो ड्रामेटिक सेंस भी ना मरे जी, और मेरा भाव भी कहीं उस पर हावी ना हो। जी सर, आपकी जो ये दिन ब दिन चलने वाली सीखने की जो प्रवृत्ति रही है, आपने कहा कि बचपन से आप सीख रहे थे, वो बिल्कुल हम देखते हैं। सर, आपने भारत में ही नहीं अपितु जर्मनी में जाके भी उत्तराखंड का जो लोक संगीत और नाटक है उन पे कार्यशालाएं आपने दी। तो सर, उत्तराखंड में सिखाना और जर्मनी में जाके सिखाना कितना अंतर है, किस तरह का अनुभव? 2007 या 8 की बात है जी, जो प्रोफेसर पुरोहित साहब मुझे अपने साथ ले गए थे। हाइडेलबर्ग एक इंस्टीट्यूट है जो जर्मनी का एंथ्रोपोलॉजिकल एक सेंटर है, वो यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ क्या है कि एंथ्रोपोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं वो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पर भी काम करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, विलियम बोसेक्स। स्थानीय स्तर पर उनको बद्री प्रसाद नौटियाल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी एक स्टूडेंट थी कैरिन पॉलिट, उनका भी यहाँ पर काम काफ़ी, उनके साथ हम लोग चमोली के बहुत से विलेजेस में गए। तो वो इतने इम्प्रेस थे कि हमारे काम से, तो उनको एक वर्कशॉप, वर्ल्ड हेरिटेज पर एक वर्कशॉप था, तो पुरोहित साहब मुझे ले गए अपने साथ में वहाँ पे। वहाँ पर इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब हमने प्रशिक्षण शुरू किया, जो वहाँ के हाइडेलबर्ग के जो स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत उत्सुकता के साथ में, इतनी उत्सुकता हमारे स्टूडेंट नहीं दिखाते। अच्छा जी। वो अनुशासित नहीं होते हमारे स्टूडेंट, लेकिन उनका जो अनुशासन, एक एक नोट लेना, एक एक उसके म्यूजिक के नोटेशन लेना, एक एक चीज़ों को समझना, और जहाँ जहाँ भी हमने उसके प्रेजेंटेशन किए तो इतने मन से, इतने मस्तिष्क से उन्होंने वो सुना कि आज भी वो लोग याद करते हैं कि उत्तराखंड का जो एक पार्ट है, जो फोक पार्ट है, वो हमने इनके प्रेजेंटेशन में देखा। तो हमने वहाँ पर जो वर्कशॉप करी वो अपने आप में एक बहुत विविध तरह से थी, और उन लोगों के लिए तो बहुत ही ख़ास अनुभव था। उसके बाद तो फिर प्रीतम भरतवाण भी उनके साथ वहाँ गए, वो लोग वहाँ पर करते रहते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि अमेरिकन स्टूडेंट भी जो पहाड़ की फोक थिएटर है उस पर बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। वहाँ पर सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में जो हमारा एक स्टेफन फ्यूल है, वो ढोल पढ़ाते हैं वहाँ पे।
सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो उन्होंने यहाँ आकर के जब उत्तराखंड में रहे तो हमने गढ़वाली उनको सिखाई, इंस्ट्रूमेंट के नोटेशन उनको सिखाए। तो एक अच्छी बात हमें लगती है कि वहाँ जाकर के उन्होंने उसको बहुत एक्सपोज किया और अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लोग विमुख हो रहे हैं इस कल्चर से, विदेशों में लोग इसको एक दर्शन की तरह ले रहे हैं। और विलियम बो सेक्स का तो इतना ज़बरदस्त काम है उत्तराखंड के फोक पर, ख़ासतौर से नंदा राज जात की जो चीज़ें हैं उन पर उनका काम है। यहाँ के भूतों पर उन्होंने रिसर्च किया है कि ये भूत क्या होते हैं, बेसिकली किस तरह से समाज में इनको मान्यता है। तो एक इस तरह के बहुत विशिष्ट और बहुत खास अनुभव हैं हमारे। सर, आपका तो जो कार्य है उन्हें कुछ मतलब प्रश्नों में समेट पाना मेरे लिए तो असंभव सा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको मैंने हमेशा से सुना है गज़लों में जी, तो हम बात करते रहेंगे साथ में। अगर आपकी जो सबसे पसंदीदा जो गज़ल है अगर आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाना चाहें। बहुत सी गज़लें हैं और बेसिकली जो फोक सिंगिंग है उसको मैं गज़ल से इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि उसमें भी हमारी जो फोक सिंगिंग है ठहराव है, कुछ रागों पर बिल्कुल डिपेंड करता है। हमारे ज़्यादातर फोक सिंगिंग तो हमारी राग पहाड़ी डिपेंड करती है। गज़लें भी बहुत सी ऐसी हैं जो राग पहाड़ी पर हैं। जी सर। तो ज़्यादातर जो राग पहाड़ी बेस्ड जो गज़लें हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं जी। उसमें हमारे हुसैन ब्रदर्स ने बहुत अच्छे अच्छे इस्तेमाल किए हैं राग पहाड़ी के। उन्होंने पहाड़ में जो मल्हार गाया जाता है उस पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। गुलाम अली और मेहंदी हसन ने बहुत अच्छी अच्छी पहाड़ी गज़लें गाई हैं। बिल्कुल, पहाड़ी राग की गज़लें मतलब। जी जी। और आपको मैं बताऊं कि जो फिल्मी नगमे हैं भारतीय फिल्म में 80 के 70 के दशक में, मैं ये समझता हूं कि आधा जो संगीत है वो राग पहाड़ी पे है। बिल्कुल। तो बहुत से गीत हैं और उनमें कुछ राग पहाड़ी से कुछ ऐसे सीरीज में आ जाते हैं जिसमें गज़लें भी हैं, नगमे भी, गढ़वाली गीत में भी। तो और मैंने एक वीडियो कभी अपलोड किया था ऐसे ही बहुत इनफॉर्मल, तो बहुत से लोगों ने इसे पसंद किया। तो वो मैं कुछ पहाड़ी बेस्ड गज़लें भी, गढ़वाली गीत भी और फिल्मी नगमे भी इस पर कर सकते हैं हम। जैसे जी सर। मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, जाड़ों की बहार जब आएगी, धूप आंगन में लहराएगी, गुल दोपहरी मुस्काएगी, शाम के चिराग जलाएगी, जब रात बड़ी हो जाएगी और दिन छोटे हो जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता। चौदहवीं का चांद हो आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो, है जी सारियों माँ फूली गे होली, प्योली लड़ी मैं घोर छोड़ा, है जी सारियों माँ फूली गे होली,
प्योली लड़ी मैं घोर छोड़ावा है जी घर बोण बौड़ी गे होलो बालो बसंत मैं घोर छोड़ावा है जी सार्यों मां फूली गे होली। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी हो न थी जैसी अब है तेरी महफिल। कभी ऐसी हो न थी बात करनी। वाह सर, आपने तो ये जो सीरीज है ये संगीत एक तरह का है। बिल्कुल, आप गढ़वाली गाइए, आप गजलें गाइए, आप नगमे गाइए, अगर राग पहाड़ी है तो पहाड़ आपके अंदर जाग जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल। और आपने कई लोगों को लगता है कि नहीं गा सकते मुझ जैसे कलाकारों को, खासकर जिन्हें कुछ नहीं आता, हारमोनियम दूर से देखते हैं, वाकई ऐसा लग रहा है कि हाँ ये भी बजता है और बहुत खूबसूरत बजता है, बस बजाने कमी तो मुझ में ही है। नहीं, करत करत अभ्यास जड़ में होत सुजान। जी बिल्कुल। और आपने इतना माहौल ऐसा बना दिया है कि मन तो कर रहा है केवल मैं सुनती रहूं। लेकिन सर फिर हम वापस आते हैं मुद्दे। सर आपने फिल्मों में, डॉक्यूमेंट्रीज पे भी बेहतरीन आपका काम है, साथ ही आपने दूरदर्शन के लिए वृत्त चित्रों भी बहुत सारे। तो सर जब वो वृत्त चित्र आप बना रहे थे, वृत्त चित्रों का काम आप कर रहे थे, उस समय किस तरह की चुनौतियां आपने फेस की? मैं जब गढ़वाल विश्वविद्यालय के एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन में था जी, तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट हमारे पास आया। वो कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम में, जैसे दहेज प्रथा पे, जी, बालिका शिक्षा पे, जंगल के समस्याओं पर, जल जंगल ज़मीन को लेकर के, तो उसमें करीब 12 डॉक्यूमेंट्रीज हमने बनाई डिपार्टमेंट के लिए। इसके अलावा यूजीसी के कुछ प्रोजेक्ट्स थे मेरे पास, जिसमें मैंने ट्राइबल डांसेस पे, ट्राइबल कस्टम पर, ट्राइबल ट्रेडिशन पर हमने बनाए। और फिर हमारी जो तत्कालीन कुलपति थी प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी, उनके एक प्रोजेक्ट में 3 डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई। जैसे केदारनाथ आपदा जब हुई थी तो उस पर हमने आपदाग्रस्त इलाके में जाकर के, जहाँ जाना बड़ा मुश्किल था, उन इलाकों में हम गए, उन लोगों की हमने फीडबैक लिए। तो अभी ये क्या है कि जो हमारा थिएट्रिक जो पार्ट है उससे थोड़ा सा ये अंतर करता है, लेकिन चूंकि अभिरुचि एक तरह की है कि कलात्मक होना ज़रूरी है। किसी इंसान से प्रश्न पूछ करके उसके इमोशन पैदा करना बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, ख़ासतौर पर तब जब किसी की मृत्यु पर आप बात कर रहे हो, किसी की गुमशुदगी पर आप बात कर रहे हो। केदारनाथ जैसी आपदा तो तुम्हें पता है कितना झेला है लोगों ने। तो इसको जब हमने लोगों के बीच जा करके इसका डॉक्यूमेंटेशन किया, तो केदारनाथ वाली आपदा के मैं बात करूँगा तो बहुत से फैमिलीज़ में जब इतना रोना धोना हो गया कि हमसे कुछ काम नहीं हुआ, फिर हम भी रोने लगे, पूरा परिवार रोने लगा, काम नहीं हो पाया, 1 दिन रुके, 2 नहीं हो पाया, वो बोल नहीं पाए। तो फिर उनकी वॉइस ओवर हमने खुद करनी पड़ी। मतलब हमने कहा चलिए आप कुछ मतलब अपने कुछ शॉर्ट्स दे दीजिए, वॉइस ओवर हम कर लेंगे। कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा। दहेज वाली एक हम डॉक्यूमेंट्री जब बना रहे थे तो वो उन इलाकों में हम गए जहाँ बहुत सा क्राइम देखने को मिलता है दहेज के लिए। बहुत सी ब्याहताओं ने तो सुसाइड किया, बहुत सी लेडीज़ को जलाया गया, बहुत सी लेडीज़ को घर से भगाया गया, बहुत सी दुल्हनों को एक रात के बाद फिर उनको ससुराल मायके से फिर ससुराल नहीं आने दिया गया।
इतनी इतनी ज़्यादा विद्रूप कहानियां हैं कि वो बयां नहीं कर सकते। अब जब वो डॉक्यूमेंट्री कभी हम देखते हैं तो बड़ा रोना आता है। आज भी हमारे समाज में बिल्कुल ये उसी मात्रा में ये बीमारी है। तो ये भी एक पार्ट हमने देखा अपने इस पूरे करियर में कि किस तरह से समाज हमारा किन किन बुराइयों में, किन किन बीमारियों से त्रस्त है। तो ये अलग तरह का अनुभव था। और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्री को तो नेशनल अवार्ड भी मिला। 2004 में या 2003 में यूनेस्को ने हमको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया। और प्रोफेसर अरुण मिश्रा हमारे एचओडी हुआ करते थे, उन्होंने ये पुरस्कार विज्ञान भवन में लिया। तो मुझे अच्छा लगा कि उस डॉक्यूमेंट्री में मेरा भी एक रोल था और मैंने ये बनाया। और एनएलएम के लिए ही हमने दूरदर्शन के लिए बहुत सी डॉक्यूमेंट्री बनाई, उनको भी नेशनल अवार्ड मिला। तो ऐसी उल्लेखनीय काम हैं जिनको अगर गिनाऊं तो काफ़ी समय चाहिए। बिल्कुल सर, आपके कार्य वास्तव में उल्लेखनीय हैं और उनको मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मेरे समय बहुत कम है और उस हिसाब से आपका जो कार्य है बहुत ज़्यादा है। तो कम ही चीज़ें हैं जो हम ले पाएंगे, सब कुछ उठा लोक नाटकों में हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब जब 2013 में हमने जब उत्सव ग्रुप, जी सर वही प्रश्न बस आने ही वाला है। तो सर सबसे पहले उत्सव ग्रुप आप कह ही चुके हैं, तो सबसे पहले तो उत्सव ग्रुप ने लोक संस्कृति के लिए बहुत काम किया है, काफ़ी कुछ और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब उत्सव ग्रुप की जो स्थापना हुई थी, सबसे पहले ये विचार कैसे, शुरुआत कैसे हुई? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। हुआ क्या कि जब शेलनेट और विद्याधर श्रीकला में थोड़ी सी शिथिलता आने लगी जी। शिथिलता का कारण कुछ और नहीं था, लोगों का अलग अलग जगहों पर जाना। जैसे प्रोफेसर प्रकाश नौटियाल जब चला रहे थे वो इलाहाबाद चले गए, दूसरे और लोग, एक एनपी सिंह साहब थे, उनका ट्रांसफ़र उनके गृह जनपद में हो गया, यूपी के रहने वाले थे। तो थोड़ा सा मामला बिखर गया था। विद्याधर श्रीकला में भी कुछ लोक नाटकों के बाद आगे कुछ काम, वही रिपीटेशन जब हो रहा था। अचानक 2013 में जब ये केदारनाथ आपदा जब हुई, बिल्कुल, तो जनजीवन हमारा बहुत शून्य स्तर पर आ गया था। जीने की जो लालसा वो खत्म हो गई थी, जीने का एक जो जज्बा होता है वो लोगों के अंदर खत्म हो गया था। हमारी सारी उत्सव धर्मिता समाप्त हो गई थी, रामलीलाएं होनी बंद हो गई थी, पांडव कौथिक बंद हो गए थे, बगडवाल होना बंद हो गया था, मेले बंद हो गए थे, ठेले बंद हो गए थे। एक तरह का कह सकते हैं कि एक अंधकार सा हो गया था कि सांस्कृतिक शून्यता आ गई थी। तो कुछ मित्र हम फिर 2013 मार्च, ये मार्च संयोग से लगा है, हम लोग इकट्ठा हुए। इसमें एक मित्र हमारे गुप्तकाशी जैक्सविन स्कूल के संस्थापक हैं मिस्टर लखपत राणा जी, हमारे एक मित्र हैं मिस्टर शैलेंद्र तिवारी, और बहुत से लोग हैं। हमने एक निश्चय किया कि इस सांस्कृतिक शून्यता को तोड़ने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो लखपत राणा के इनिशिएटिव के बाद हम एक ये जो ग्रुप उत्सव, जो उत्तराखंड थिएट्रिकल विजुअलाइजेशन एंड कल्चर करके कुछ बनाया हमने, तो इसका उन्होंने रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया और कहा कि इस पर हम काम करना शुरू करते हैं जी। और धीरे धीरे जब सड़कें फिर बन रही थी आपदा के बाद, तब रास्ते वास्ते बनने लग गए थे। फिर हमने ये एक माहौल में चैतन्यता लाने के लिए फिर उत्सव धर्मिता शुरू करी। और फिर हमने ये जो अभी आपको बताऊं मैं कि जो अभी चक्रव्यूह का जिक्र हुआ, उसके बाद हमने शैलेंद्र तिवारी ने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसमें चक्र शकट व्यू करके एक नाटक आता है जिसमें चक्रव्यूह के बाद का प्रसंग है, जिसमें जयद्रथ वध है। अच्छा। यहाँ से हमने उत्सव ग्रुप की शुरुआत की इस नाटक के जरिए। और संस्कृति विभाग ने 2013 में आपदा के बाद जब हमने उनसे कहा कि इस शून्यता को तोड़ना होगा, तो उन्होंने हमारी बात सुनी और श्रीनगर से फिर हमने इसकी शुरुआत की। धीरे धीरे फिर ये एक जब इसका प्रसारण हुआ, फैलाव हुआ, तो ये फिर थोड़ी गांव-गांव में फिर प्रथा फिर शुरू हुई। फिर पांडव नाचने लगे, कहीं फिर रामलीलाएं होने लगी। यानी इन 2-3 सालों में फिर हम अपने सामान्य जनजीवन की तरफ आने लगे। उसके बाद हमने एक बहुत रिनाउंड एक प्ले किया, शैलेंद्र तिवारी जी ने लिखा था, पंथा दादा। बहुत फेमस बात, काफ़ी फेमस हुआ था और बहुत रिसर्च ओरिएंटेड। उन्होंने बिमल काला उसके रिसोर्स पर्सन रहे, सुमाड़ी के, दूसरे और लोग थे, रुडोला वंश के जो लोग थे, इन्होंने फिर हमको जागर बताए। फिर हमने एक बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट तैयार करके इसका डायरेक्शन किया और बहुत से शोज हुए इसके। और सुमाड़ी के लोगों ने स्पेशली एक शो यहाँ देहरादून में भी रखा। उनको जब ये नाटक हमें दिखाया तो बहुत अप्रिशिएट उन्होंने किया, बहुत अच्छा लगा। और फिर धीरे धीरे तब जीतू बगडवाल, नंदा की कथा, जिसके 1000 शो हुए,
ये जब हम करते रहे, फिर चक्रव्यूह भी हमने उत्सव ग्रुप की तरफ से बहुत बार किया। तो 10 वर्षों की ठीक ये यात्रा में ये कह सकता हूँ कि हमने ठीक ठाक इसका दस्तावेजीकरण किया है। ये उत्सव ग्रुप की अपनी एक, और ख़ास हमारा यही है कि जो फोक प्ले है, हमारे लोक नाटक हैं, उन्हीं पर हम एम्फेसिस करेंगे, उन्हीं को हम करेंगे। इसके अलावा मैंने डांस ड्रामा तैयार किए, और दूसरी जो फॉर्म्स है, मुखौटा डांस हमने तैयार किए। तो ये ऊपर वाली की दया से अभी सतत रूप से चल ही रहा जी। तो उत्सव ग्रुप तो बहुत सारी चीज़ों को, और खासकर लोक जो हमारा गायन है उसे जीवंत रखने के लिए हमेशा प्रयासरत भी रहा है। तो सर, अब जाते जाते एक जो हमारे ऐसे कलाकार जो संगीत में या किन्हीं भी क्षेत्रों में, कला के क्षेत्रों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिला, तो सर उनके लिए आपका क्या संदेश है? मार्गदर्शन एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है हमारे किसी भी करियर के लिए, चाहे वो आप उद्यमिता में जाएं, आप रंगमंच में जाएं, आप राजनीति में जाएं, आपका एक संगीत में जाएं, एक मार्गदर्शक होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने फील्ड की बात करूं तो आप हमेशा ऐसे लोगों को मार्गदर्शन अपना चुनिए जिन्होंने आपसे बेहतर काम किया। जैसे देखिए, एक प्रथा होती है ना कि एकलव्य ने गुरु द्रोण को अपनी कल्पनाओं में गुरु माना। प्रत्यक्ष रूप से गुरु द्रोण ने कभी सिखाया नहीं। बिल्कुल। कला के संगीत में भी ऐसा होता है, और खासतौर से रंगमंच, फिल्म या सिनेमा के में भी लोग अमिताभ बच्चन को देख करके बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, लोग शाहरुख खान को देख करके बहुत सी अपने आइडियलिस्टिक अप्रोच आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे आसपास, हमारे माहौल में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसमें कलावंत लोग बोलते हैं, जैसे बाजगिरी जिन्हें कहते हैं, ढोल बजाने वाले। वो ज़रूर कहीं ना कहीं उपेक्षा के पात्र हो सकते हैं, लेकिन हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी दादी के पास कुछ परंपरागत ज्ञान हो सकता है, लेकिन हमें समय चाहिए उनके पास बैठने का। हमारी ताई के पास कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज हो सकता है, हमको समय चाहिए उनके पास बैठने का। आज के बच्चे जो मोबाइल पर पसरे हुए हैं, उनके पास इतना समय नहीं कि अपने बुजुर्गों के पास बैठें और उनसे ट्रेडिशनल नॉलेज लें। तो मार्गदर्शक अगर बनाना हो तो ऐसे लोगों को बनाइए जिनको पीढ़ियों का ज्ञान हो, लोक संगीत की बारीकियां जिनको पता हो। बचन देई जैसे लोग, कबूतरी देवी जैसे लोग, चंद्र सिंह राही जैसे लोग, नरेंद्र सिंह नेगी जैसे लोग, प्रीतम भरतवाण जैसे लोग, ये माइल स्टोन है। इन्होंने फोर फादर से अपनी चीज़ें अडॉप्ट की हैं, और इतनी बड़ी सृजनात्मकता इनके अंदर है कि वो हम सब के लिए प्रेरणा का काम कर सकती है। प्रोफेसर D.R. पुरोहित जैसे लोग, जिन्होंने एक माइल स्टोन तैयार किया फोक थिएटर के लिए, तो इनको मार्गदर्शक बनाइए, इनके पास बैठिए, ज्ञान लीजिए, तो निश्चित रूप से करियर बनेगा। और आज के बच्चों के लिए जो मोबाइल और उसकी दुनिया में पसरे हुए हैं, बिल्कुल, लोग इसके लिए विशेषकर आप मैसेज दीजिए। लोक जीवन में आइए, कहना दादी के पास बैठने की आदत डालिए, दादा के पास बैठने की आदत डालिए, गांव के बुजुर्गों के पास बैठने की आदत डालिए। ज्ञान का भंडार है वो, लोक कहावतों का भंडार है, लोकोक्तियों के भंडार हैं। जैसे चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया अगर कोई है तो गांव का बुजुर्ग है, उसके पास बैठिए, लोक जीवन अपने आप समझ में आएगा। जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत छोटी और बहुत बारीकी से बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं सर। तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि एक कलाकार के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ मुश्किल है तो उसका किसी निर्णय पर लंबे समय तक टिके रहना, क्योंकि कला कभी खत्म नहीं होती, बस बदलती रहती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए।